तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 9th की फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके क्लास 9th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। आपको हमने त्वरण के बारे में पढ़ाया, आपको हमने त्वरण पढ़ाया ना। त्वरण किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन, त्वरण। अब ध्यान दीजिएगा, त्वरण किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको हमने त्वरण पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। आप कभी गाड़ी में सुने होंगे, आप लोग क्या सुने होंगे, एक्सेलरेट दीजिए, है ना। बोलता है कि गाड़ी में एक्सेलेटर दो, एक्सेलेटर दो। एक्सेलरेटर देने से क्या होता है स्पीड बढ़ जाता है, क्या जी। जो वैन होते हैं, जो गाड़ी होते हैं, उसके स्पीड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एक्सेलेटर देने से फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्सेलेटर देने का मतलब वेग में वृद्धि, सुन रहे हो। एक्सेलेटर देने का क्या मतलब हुआ, वेग में वृद्धि हो जाना, समझे कि नहीं समझे। तो अगर वेग में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वस्तु के वेग में वृद्धि हो रहा है। और हो सकता है कि भाई एक्सेलेरेटर देना बंद कर देंगे तो वेग में कमी भी हो जाएगी। तो वस्तु के वेग में कमी हो रही है या तो फिर वस्तु के वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब वस्तु के वेग में कमी और वृद्धि, ये जो है वेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, अर्थात किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है और फिर किसी वस्तु का वेग घट रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो आप ऐसे कह सकते हो, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है, अर्थात वेग में परिवर्तन की जो दर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कोई पूछेगा त्वरण किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, कहने का मतलब वेग परिवर्तन बटे, और दर का मतलब समय होता है, तो वेग परिवर्तन बटे क्या हो गया, समय हो गया। तो त्वरण बराबर हो गया वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ बच्चों, वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि देखिए, मान लीजिए कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, अगर वो पिंड या वस्तु है ना अभी विरामावस्था में, ठीक है, वो पिंड या वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, कुछ समय के बाद वस्तु का वेग बढ़ करके 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 1 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग मतलब 1 सेकेंड में वस्तु आपका 10 मीटर का दूरी तय किया। कहने का मतलब वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। तो प्रारंभ में वस्तु तो विरामावस्था में थी ना, अर्थात वस्तु की जो वेलोसिटी थी, वस्तु का जो वेग था वो 0 था। कुछ समय बाद वस्तु का वेग बढ़ करके 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मतलब वस्तु का वेग बढ़ गया ना। तो अंतिम वेग हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग कितना था, 0 मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु का कुछ वेग ही नहीं था, वस्तु विरामावस्था में थी। तो वेग में अगर परिवर्तन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वस्तु के अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात वेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बात समझ में आई? और ये समय है तो समय को हम समय लिख दिए। तो आपका जो है वेग में परिवर्तन क्या निकल गया, बताइए। वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला निकल गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय हो गया। मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए त्वरण को हम मान लेते हैं ए। यदि त्वरण को हम क्या मान ले बाबू, ए मान लें, और जो है अंतिम वेग को हम मान लेते हैं भी। अंतिम वेग को क्या मान लिए हम, भी मान लिए, और प्रारंभिक वेग को हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, और त्वरण को ए मान लिए हैं। तब आपका त्वरण जो होगा, इस पर ध्यान दीजिए, त्वरण बराबर ए हो जाएगा। ए बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन, है ना। तो वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और समय हो गया है तो आपका क्या निकल गया, ये त्वरण निकल गया। समझे ना। तो त्वरण के जगह पर आप ए लिख दिए, और बराबर का बराबर अंतिम वेग कितना है बच्चों, देखो तो अंतिम वेग भी है ना।
माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और समय को हम मान लेते हैं कितना, और समय को हम कितना मान लेते हैं, समय को अगर हम t मान लेते हैं तो v माइनस यू बटे कितना हो जाता है, t हो जाता है। तो कोई पूछेगा त्वरण क्या है तो कहिएगा वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, मतलब v माइनस यू बटे t। कोई दिक्कत? चलिए, अभी आप लोग क्लास 9th में हैं, पर जब आप आगे जाइएगा ना, समझ में आ रहा है ना, तो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन, समझे ना। तो आपको उस समय बताया जाएगा, है ना, a बराबर होता है dv बटे dt। अब बोलोगे भैया ये dv क्या है और dt क्या है, तो dv है वेग में परिवर्तन। देखिए, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है घटाना, डिफ्रेंशिएशन का मतलब घटाना, अंतर को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो ये आपके आगे की क्लास है, इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल करेंगे तो फिर इसी में फंस जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, कैलकुलस का चैप्टर है, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लो, a बराबर v माइनस यू बटे कितना होता है, t होता है। बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद हमने कहा था कि वस्तु का अगर, है ना, वेग नियत हो जाए, वस्तु का वेग क्या हो जाए, नियत हो जाए, तो वस्तु का जो त्वरण हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि देखिए ये dv बटे dt मतलब वेग के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। समझिए, यहाँ पर समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसका, वेग का अवकलन कर रहे हैं, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन कर रहे हैं, और वेग आपका कांस्टेंट हो गया। और किसी भी कांस्टेंट पद का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसी भी नियतांक का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो वो 0 हो जाता है। तो याद रखना है आपको, याद रखें, क्या याद रखें, बस सिंपल सा याद रखो कि यदि वेग नियत हो, यदि वेग नियत हो, है ना, तब जो है वस्तु का त्वरण जो होता है, तब जो है वस्तु का त्वरण क्या होता है बाबू, शून्य होता है। याद रखिएगा, नियत वेग रहने पर किसी भी वस्तु का त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बात समझ में आया? तो क्या आपको ये जो है आपको त्वरण का फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत है? v माइनस यू बटे टी। हमने आपको इसके बारे में SI मात्रक बताया था, SI मात्रक, SI मात्रक, SI मात्रक, त्वरण का SI मात्रक, ठीक है। तो आप देखो क्या होता है जी, a बराबर dv बटे dt है ना, तो v क्या है, वेग है, और t क्या है, समय है। तो वेग का मात्रक होता है बाबू मीटर बटे सेकेंड, ठीक है। और ये भाग है तो मेन बटे को भाग लिख दिया और सेकेंड हो गया। मीटर बटे सेकेंड भाग गुना में बदला, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला गया और s नीचे चला गया, तो मीटर गुना 1 मीटर हो गया, सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड पर स्क्वायर हो गया। तो आपका त्वरण का मात्रक निकल गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा त्वरण का मात्रक क्या होता है तो कह दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा राशि है? अगर आपसे राशि पूछ देगा, है ना, तो राशि कौन सा है, ध्यान दीजिए, ये कौन सा राशि है। तो देखिए आपका, देखिए यहाँ पर वेग कौन सा राशि है जी, देखिए वेग में वेग को घटाओगे तो वेग ही तो निकलेगा। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटाओगे तो क्या निकलने वाला है, वेग निकलने वाला है। और वेग आपका हम बता दिए हैं, वेग सदिश राशि। वेग कौन राशि है? तो समय को नियत कर दो तो वेग बराबर त्वरण हो जाएगा, समय का मान 1 कर दो तो वेग बराबर त्वरण हो जाएगा। तो वेग सदिश राशि, इसलिए त्वरण भी कौन राशि, सदिश राशि। बात समझ में आया? समझ रहे हो ना? अब पूछोगे भैया वेग क्यों सदिश राशि, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। बताइए जी, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगर समय को 1 मान लिए तो विस्थापन वेग के बराबर हो गया ना, समय इकाई होने पर विस्थापन वेग हो जाता है। तो विस्थापन सदिश राशि तो वेग भी सदिश राशि। यहाँ पर समय को इकाई मान लिए तो वेग त्वरण के बराबर हो गया। वेग सदिश राशि इसलिए त्वरण भी कौन राशि, सदिश राशि। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो बताइए, हाँ, त्वरण कौन राशि है जी, त्वरण जो है सदिश राशि है। बताइए, समझने में कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब हम इतनी चीज़ें आपको हम नॉलेज में दे दिए हैं, नॉलेज में दे दिए थे। अब क्या करने हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गति के समीकरण, है ना, मोशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दें हम। ये आप लोग पढ़ चुके हो ना? चलो
देखिए इंक इंक है, एक मिनट। चलिए, गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण। देखिए, हमने आपको अभी त्वरण पढ़ाया, समझे ना। तो गति के 4 प्रमुख समीकरण हैं और इनके सहायता से, गति के जो 4 प्रमुख समीकरण हैं, इनके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गति से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हम समझेंगे गति के कितने समीकरण हैं, चारों समीकरण हैं, तो चारों समीकरण में कौन कौन क्या क्या समीकरण है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण को समझेंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 1, गति के प्रथम समीकरण। और गति के प्रथम समीकरण समझने के लिए कुछ बेसिक बातों को हम बता देते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, माना कि किसी पिंड या वस्तु का, माना कि किसी पिंड या वस्तु के लिए, माना कि किसी पिंड या वस्तु के लिए, है ना, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हमने u मान लिया, अंतिम वेग को हमने v मान लिया, समय को कितना मान लिया, t मान लिया, त्वरण को a मान लिया, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, त्वरण a। और चलिए, इतनी बातें हमने मान लिया, कोई दिक्कत। और एक विस्थापन को हमने क्या मान लिया, s मान लिया। विस्थापन या दूरी को हमने क्या मान लिया, s मान लिया। समझ में आया? ये किसी पिंड या वस्तु के लिए हो गया। अब हम बताएंगे आपको गति के प्रथम समीकरण के बारे में। गति के प्रथम समीकरण, गति के कौन समीकरण दीदी भैया, प्रथम समीकरण। देखिए, तो गति का जो प्रथम समीकरण है ना, ये त्वरण से आया है। ये किससे आया है, त्वरण से, याद रखिएगा। गति का जो प्रथम समीकरण है, ये त्वरण के सूत्र से आया है। गति का प्रथम समीकरण किसके सूत्र से आया है, त्वरण के सूत्र से आया है। तो गति का प्रथम समीकरण त्वरण के सूत्र से आया है। आप जानते हो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में क्या बाबू, परिवर्तन के दर, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय ना, वेग में परिवर्तन बटे समय हो गया। तो त्वरण को हम a से सूचित करते हैं, और वेग में परिवर्तन कहने का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटे कितना हो गया जी, समय t हो गया ना, यस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा बताओ, v माइनस 1 u हो गया, v माइनस u गुना 1 v माइनस u हो गया, a गुना t कितना हो गया बाबू, at हो गया। कोई दिक्कत? अगर हम v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस u इधर जाके प्लस u हो गया, तो u प्लस कितना हो गया, at। बात समझ में आ रहा है ना? तो v बराबर u प्लस at, यही गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का कौन समीकरण है बाबू, प्रथम समीकरण है। क्या आपको गति के प्रथम समीकरण समझने में कोई दिक्कत है? गति का प्रथम समीकरण, देखिए, गति के समीकरण को 3 विधि से हम निकालेंगे। कितने विधि से निकालेंगे? एक होता है ग्राफीय विधि,
बोलो क्या होता है? दूसरा होता है बीजगणितीय विधि और तीसरा होता है कैलकुलस मेथड। तीसरा क्या होता है? अवकलन विधि। ठीक है, तो आपके क्लास 9th के सिलेबस में कैलकुलस मेथड नहीं दिया गया है, बस 2 ही मेथड दिया गया है, एक ग्राफीय विधि दिया गया है और दूसरा बीजगणितीय विधि दिया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? और हम जो गति के चारों समीकरण को जानने वाले हैं, ये जो समीकरण है ये बीजगणितीय विधि से जानने वाले हैं, जान रहे हैं। किस विधि से जान रहे हैं? बीजगणितीय विधि से जान रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि से हम गति के समीकरण को समझ रहे हैं ताकि हम गति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, है ना, किसी पिंड या वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग कितना माने हम? u माने, अंतिम वेग को कितना माने हम? v माने, समय को कितना माने? t माने, त्वरण को a माने, विस्थापन को s माने। तब गति का प्रथम समीकरण निकालें। कैसे निकालें? तो याद रखिएगा, गति का प्रथम समीकरण त्वरण के सूत्र या त्वरण के परिभाषा से आता है। चूँकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, तो त्वरण को हम a कह दिए और वेग में परिवर्तन कहने का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो गया, v माइनस u हो गया और समय क्या हो गया? बटे t हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आपका निकल गया a इंटू टी, ए टी हो गया, v माइनस 1 इंटू 1, v माइनस u इंटू 1, v माइनस u हो गया, इससे भी निकल गया, माइनस यू उधर गया, प्लस यू, यू प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। समझ में आ गया? अब हम सेकंड इक्वेशन बताएंगे, आप इसको 2 मिनट में नोट करो फटाफट, जल्दी कॉपी में उतारो। चलिए हो गया। देखिए, किसी भी प्रश्न को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू को लिखना होगा। क्या लिखना होगा? गिवन वैल्यू। दिया हुआ मान रख दीजिएगा। दिया हुआ मान लिखने के बाद सारे उसके प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न पढ़ने के बाद क्या निकालना ये पता चल जाएगा और फिर सारे बन जाएंगे। और गति के ये समीकरण जो है इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको, है ना, आगे की क्लास में, जैसे कि जब आप 11th पढ़िएगा, नीट की प्रिपरेशन कीजिएगा या फिर IIT JEE की प्रिपरेशन कीजिएगा, तो उसमें इनसे संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी से इसको आप, है ना, ध्यान से समझो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ध्यान से, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक हम वर्ड्स यूज किए हैं। त्वरण का त्वरण समझ में आ गया, गति का प्रथम समीकरण समझ में आ गया। क्या जी गलत बोले हम? तो गति का प्रथम समीकरण कहाँ से आया? त्वरण के परिभाषा से आया, त्वरण के सूत्र से आया। ठीक है, चलो अब हम बात आगे की करेंगे। अब हम बात करेंगे गति के दूसरे समीकरण की। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो।
हम लोग गति के समीकरण को पढ़ रहे हैं ना, गति के समीकरण, और किस विधि से पढ़ रहे हैं? बीज गणितीय विधि से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब दूसरा इक्वेशन देखो, गति के दूसरा समीकरण। देखिए गति का दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा, गति के दूसरे समीकरण कैसे निकलेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा। गति का दूसरा समीकरण औसत वेग से निकलेगा। देखिए है ना, सबसे पहले ना आप कुछ टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। गति का प्रथम समीकरण त्वरण के परिभाषा से हो गया, त्वरण के सूत्र से हो गया। गति का दूसरा समीकरण औसत वेग से निकलेगा। अब ये औसत वेग क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना है ना, चूंकि औसत वेग बराबर औसत वेग, देखिए औसत वेग कहने का मतलब, देखिए औसत का मतलब क्या होता है, यहाँ दो वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनो। औसत और वेग दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। औसत का मतलब हो गया सभी का योग बटे संख्या, सभी का योग बटे संख्या। बात समझे कि ना समझे? सभी का योग बटे संख्या, ये औसत निकालने का तरीका हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान के पास 2 आम हैं, दूसरे इंसान के पास 1 आम है, और तीसरे इंसान के पास 4 आम है। तो टोटल मिलाकर के कितने आम हुए? कितने आम हुए? कितने? पहले इंसान के पास कितने बोले आम? 2, दूसरे के बाद 1, उसके बाद 4, टोटल मिला कितना हो गया? 7 हो गया ना, सब मिला के 7 आम हुआ ना। और आदमी कितने हैं? 3, तो 7/3, ये आपका एवरेज निकल गया, औसत निकल गया। समझ में आया? तो औसत निकालने का सीधा मतलब होता है कि उसमें जितने है ना, जितने पद होंगे सभी को योग कर देंगे और उन पदों की संख्या को नीचे लिख देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बस औसत वेग। तो यहाँ पर कितने तरह के वेग यूज हो रहे हैं सर जी? यहाँ पर 2 तरह के वेग यूज हो रहे हैं। हमने आपको मानाकी में लिखाया, माना कि किसी पिंड या वस्तु के लिए आरंभिक वेग को हमने 0 माना। प्रारंभिक विरामावस्था में अगर कोई वस्तु है ना, उसको हम 0 कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर u माना है। क्या माना है? u। याद रखिए, हमने विरामावस्था में या प्रारंभिक अवस्था में, सॉरी विरामावस्था नहीं, प्रारंभिक की बात कर रहे हैं ना, वेग की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग हमने क्या माना है? u माना है, और अंतिम वेग हमने क्या माना है? v माना है। तो एक प्रारंभिक वेग हो गया, दूसरा क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। 2 ही वेग यूज हुआ है ना, और हम वेग का औसत निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे बताइए? पदों की संख्या। तो पद हो गया आपका u, पद हो गया आपका v, मतलब हो गया आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। और टोटल मिलाकर कितने वेग हैं? 2 वेग है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। समझ में आया? तो आप जानते हो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे समय। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, एक तरफ हमने क्या किया? औसत वेग का, है ना, एक तरफ हमने औसत वेग का मान रखा ना, और एक तरफ फॉर्मूला यूज करेंगे वेग का। एक तरफ किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? वेग का। आप लोग को बताएं हम, ये तो औसत वेग का मतलब हुआ कि 2 वेगों को जोड़ करके उसकी संख्या से भाग दे दो। क्या जी? ये तो हमने औसत निकाला, और औसत वेग का फॉर्मूला हमने आपको बताया कुल विस्थापन बटे कुल समय। याद है? तो औसत वेग के जगह पर आप क्या लिखोगे? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ध्यान से समझो, एक तरफ सूत्र रख दिए, एक तरफ मान रख दिए। औसत वेग का मान क्या है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे समय। कोई दिक्कत? तो कुल विस्थापन को हमने विस्थापन को s माना है, तो विस्थापन आपका s हो गया ना, और समय को हमने t माना है, तो समय की जगह क्या लिख दिया? t। समझो ध्यान से, कुल विस्थापन s, कुल समय t बराबर प्रारंभिक वेग बाबू u, अंतिम वेग बाबू v, और समय कितना? t। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब क्या करने वाले हैं देख लो। हम अब क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोणीय गुना। कौन गुना? अच्छा, यहाँ पर समय क्यों लिखे? हम औसत निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 संख्या बोले थे ना, कितनी संख्या है? 2 हैं, तो 2 लिखना होगा ना। सॉरी, हमने आपको अभी तुरंत समझाया ना। क्या समझाया? कि किसी भी चीज़ का औसत निकाल रहे हो तो पद जितने पद हैं सबको जोड़ दो और पदों की संख्या से भाग कर दो।
तो पद कितने हैं? 2 हैं, एक आरंभिक वेग है और एक अंतिम वेग है। तो दोनों पद को जोड़ दिए और टोटल मिलाकर कितने पद हैं? 2। तो 2 संख्या से भाग दे दिए, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। या भाग 2 है, भाग टी है ना, भाग टी इधर जाएगा तो गुना टी हो जाएगा। तो एस बराबर हो जाएगा u प्लस भी बटे 2 गुना टी। ये गति का आपका दूसरा समीकरण है, या गति का दूसरा समीकरण है। देखें गति का दूसरा समीकरण कितना आसान है जी, बहुत आसान है। बस आपको औसत वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। एक तरफ वेग का सूत्र और एक तरफ वेग का मान, क्या जी? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय हो गया, और प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग को हमने u लिखा, प्लस अंतिम वेग को हमने v लिखा, बटे 2 हो गया। अब उसके बाद भाग टी इधर जाके मल्टीप्लाई टी हो गया, ठीक है। तो आपका s बराबर निकल गया u प्लस भी बटे 2 इंटू टी। ये गति का दूसरा समीकरण है। जल्दी नोट करो, फटाफट कलम चलाइए। चलिए मिटा दें। मिटा दें, देखो गति का तीसरा समीकरण। तीसरा देखिए, गति का दूसरा समीकरण की सहायता से ही गति का तीसरा समीकरण निकलता है, ठीक है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है आपको पता है? आप निकाल लो ना यार, आपको नहीं पता है तो निकाल लो दूसरा समीकरण। कैसे निकालेंगे? औसत वेग से निकालेंगे, पता है ना जी। आप जानते हो औसत वेग बराबर हमने आपको बताया, यहाँ ध्यान दीजिए, औसत वेग बराबर हमने आपको बताया प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग। कुल पद को पद की संख्या से भाग, 2 से भाग ना, और एक तरफ फॉर्मूला एक तरफ मान। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय, एस बटे टी हो गया। और प्रारंभिक वेग को u लिखें प्लस अंतिम वेग को v लिखें, बटे कितना हो गया 2। तो s बराबर हो गया u प्लस v बटे 2 गुना t। अभी हमने ये प्रूव किया है, क्या जी? ये गति का दूसरा समीकरण, इसको हमने प्रूव किया है ना। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हो चूंकि v बराबर u प्लस at होता है गति के प्रथम समीकरण से, यस जानो, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at होता है। तो हमने v बराबर u प्लस at लिखा ना। अब ध्यान दीजिए, s बराबर u प्लस v के जगह पर बच्चों ये बात लिख सकते हैं हम। तो v के जगह पर हम लिख दिए u प्लस at, है ना, बटे कितना 2 और मल्टीप्लाई t। कोई दिक्कत? तो s बराबर u प्लस u, कितना u? 2u ना, u प्लस u कितना u? 2u। और प्लस at, प्लस क्या? ये प्लस है ना, प्लस u प्लस u 2u नहीं होगा जी।
और प्लस का प्लस AT का AT बटे कितना हो गया 2 हो गया, और मल्टीप्लाई T ना, ध्यान से समझो, S बराबर 2U प्लस AT बटे कितना है 2 है, और ये T जो है पूरे ब्रैकेट से गुना हो रहा है, ये T किससे गुना हो रहा है, पूरे ब्रैकेट से गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, T गुना 2UT हो जाएंगे, प्लस का प्लस T गुना T AT स्क्वायर हो जाएंगे, बटे कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? बताओ जी क्या किया हमने कुछ नहीं किया। गति के दूसरा समीकरण में ना हमने गति के प्रथम समीकरण को लिख दिया, v बराबर u प्लस AT होता है ना, तो हमने v के जगह पे u प्लस AT लिख दिया। उसके बाद जहाँ पर योग हो रहा था वहाँ योग कर दिए, u प्लस u2 u AT का AT हो गया बटे 2 गुना T। अब ये T जो है इस अंश से गुना हो रहा है ना, पूरे अंश से, तो T गुना 2u, तो 2UT हो गया, T गुना AT स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ये जो 2 है, देखिए आपको पता है ना A प्लस B बटे 2 रहे, तो ये 2 A को भी भाग दे रहा है, प्लस ये 2 B को भी भाग दे रहा है, दोनों सेपरेट तरीके से अलग अलग भाग दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 2 इसको भी भाग दे रहा है, 2 इसको भी भाग दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं S बराबर 2UT बटे 2 लिख सकते हैं, प्लस का प्लस AT स्क्वायर बटे 2 हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो S बराबर निकल गया आपका UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यही गति का तीसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण है? तीसरा। देखिए दूसरा समीकरण वैसे होता नहीं है, पर आपके बुक में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में 3 समीकरण ही दिया हुआ है, समझे ना। इसी समीकरण को दूसरा समझा जाता है, क्योंकि ये दूसरा समीकरण के आगे की कहानी है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, गति का तीसरा समीकरण हमने आपको बताया, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या हम फिर से बता दें इसको? हाँ फिर से बता दें, यस। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 हो गया। औसत वेग के जगह हम S बटे T लिख दिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। S फॉर विस्थापन, T फॉर समय ना, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय वेग का फॉर्मूला हो गया, और इस तरफ औसत वेग का फॉर्मूला हो गया प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, प्रारंभिक वेग u अंतिम वेग v बटे 2 हो गया। अब क्या किया हमने, ये भाग T को इधर जा गया तो क्या हो गया, गुना T हो गया। बराबर के उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं ना, जो प्लस है उस तरफ जाता है माइनस हो जाता है, जो माइनस है उस तरफ जाके प्लस हो जाता है, जो भाग है उस तरफ जाके गुना हो जाता है, गुना है उस तरफ जाके भाग हो जाता है, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है, जो रूट है उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। क्या जी? उसके बाद हमने क्या किया बताओ? उसके बाद हमने v के जगह पर u प्लस AT लिखा, क्योंकि गति के प्रथम समीकरण से होता है, ठीक है। तो बस v के जगह पर हमने इतना बड़ा बात u प्लस AT लिख दिया, u 2u हो गया और फिर AT हो गया। अब ये t पूरे अंश से गुना हो रहा है, तो t गुना 2ut हो गया, अब प्लस t गुना AT स्क्वायर। इसको बस हमने सेपरेट किया है, ब्रैकेट किया, ताकि आपको फील हो सके कि ये t जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद ये 2 इसको भी भाग दिया, ये 2 इसको भी भाग दिया, तो 2 दिया 2UT को भाग, तो 2 कैंसिल बच गया UT, फिर 2 दिया AT स्क्वायर को, तो हाफ AT स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत अभी भी नहीं समझे जी? उतारिए, नोट कीजिए जल्दी से।
मिटा दूं? मिटा दूं? तो क्या आपने कितने समीकरण सीख लिए अभी तक? 3 समीकरण सीखे। एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है? चलो रिवीजन करते हैं। पहले ध्यान दीजिए, हमने सीखा सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण, ठीक है? तो हमने आपको गति का जो प्रथम समीकरण बताया, ये किसके सूत्र से बताया बच्चों? त्वरण के परिभाषा से, त्वरण के सूत्र से। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। होता है कि नहीं होता है? यस। उसके बाद हमने गति का दूसरा समीकरण सिद्ध किया, गति का दूसरा समीकरण। तो हमने आपको गति का दूसरा समीकरण पढ़ाया ना। तो गति का जो दूसरा समीकरण था वो क्या था? s बराबर u प्लस v बटे 2 इंटू टी। याद है कि भूल गए जी? याद है। नंबर 3 हमने आपको बताया गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। और गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बोलो होता है ना? यस। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण s बराबर u प्लस v बटे 2 गुना टी, गति का तीसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समझ में आ गया? अब हम लोग आज अभी सीखेंगे गति का चौथा समीकरण। गति का कौन समीकरण? चौथा समीकरण। तो प्यारे बच्चों, गति का चौथा समीकरण क्या है? बड़ा ध्यान से देखिएगा। गति का चौथा समीकरण 2 समीकरण की सहायता से प्रूव्ड होगा। पहला गति के प्रथम समीकरण का यूज करेंगे और दूसरा है ना, गति का प्रथम समीकरण ना करके आप त्वरण कर दो, हम त्वरण का यूज करेंगे और दूसरा समीकरण का यूज करेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण और त्वरण के परिभाषा से हम गति के चौथे समीकरण को सिद्ध करेंगे। पहला हमने क्या बताया? गति का जो प्रथम समीकरण है वो त्वरण के परिभाषा से हुआ। दूसरा हमने बताया गति का दूसरा समीकरण जो कि औसत वेग के फॉर्मूला से हुआ। और गति का जो तीसरा समीकरण है ये भी औसत वेग से हुआ ना रे, लेकिन उसमें हमने गति का प्रथम समीकरण यूज किया कि नहीं किया? गति का चौथा समीकरण भी जो है 2 तरीकों, गति का चौथा समीकरण के लिए हम 2 चीज़ की हेल्प लेंगे। सबसे पहली हेल्प लेंगे हम किसका? सबसे पहले हेल्प लेंगे हम गति के है ना, गति के दूसरे समीकरण का यूज लेंगे, ठीक है? तो चलो गति के दूसरे समीकरण का उपयोग कैसे होगा? चूँकि हम जानते हैं गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर u प्लस v बटे 2 गुना टी। समीकरण कितना हो गया ये? 1। कोई दिक्कत? और त्वरण की परिभाषा से, त्वरण का परिभाषा चिल्ला चिल्ला के कहता है, क्या कहता है बताओ? a बराबर v माइनस u बटे टी। समीकरण कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। 2 हो गया ना? अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? क्या करने वाले हैं हम? 1 और 2 को गुना करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर? गुना करने पर। तो बायां पक्ष के साथ मल्टीप्लाई होगा और दायां पक्ष के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ना इक्वेशन का गुना करते हैं। तो चलिए s गुना a क्या हो जाएगा बच्चों? s है ना। बाकी ये वाला पक्ष इससे गुना हो जाएगा, u प्लस v बटे 2 गुना t मल्टीप्लाई इससे ना v माइनस u बटे t। क्या सबको समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? दोनों समीकरण को गुना किया ना, 1 और 2 को गुना किया तो ये वाला चीज़ इससे गुना हो गया और ये वाला पूरा बंदा इससे गुना हो गया। कोई टेंशन? बोलो, समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे बताते हैं। एस ए लिखिए या ए एस लिखिए, एक ही बात है। एस लिख दिए हम। अब समझो जी, समझो समझो समझो, ये आपका टी है और ये भी आपका
टी है, ये टी आपका अंश में है, ये टी आपका हर में है, तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो गया ना। बोलो समझ में आया। अब देख लो यहाँ पर क्या बचा, u प्लस भी बचा ना, और फिर क्या है इनटू गुना ना v माइनस u और बटे कितना 2, यस या नो, यस। तो हम as बराबर u प्लस भी लिखो या v प्लस u लिखो, दोनों एक ही बात है ना। 2 जोड़ 3 कितना होता है बच्चों, 2 जोड़ 3 कितना होता है बताइए तो 5 होता है, और 3 जोड़ 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं ये भी 5 ही ना होगा। तो योग में कोई भी दिक्कत नहीं है, योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं क्या जी। चलो ठीक है, तो as हो गया, ये आपका v प्लस u हो गया इनटू v माइनस u बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए ये a प्लस b हो गया इंटू a माइनस b, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है, यस। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले देख लो, as बराबर ये आपका a समझ लो, तो ये आपका a है तो ये भी a है, ये आपका b है तो ये भी क्या है, ये प्लस है तो ये क्या है माइनस है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 हो गया। समझने में कोई दिक्कत। चलो हम इधर बताते हैं, देखिए क्या होगा, ये 2 को ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू as, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ में आया, समझ रहे हो ना, यस। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो ये गति का कौन समीकरण निकल गया, चौथा समीकरण, या गति का चौथा समीकरण। समझ में आया, चलो ठीक है। तो क्या आपको गति के कितने समीकरण, चारों समीकरण को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, सिखाया, बताया है ना, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो ठीक, तो आपको इसको रिवीजन करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तब ये चीज़ें याद रहेगी। कल हम समझेंगे ग्राफीय विधि से गति के चारों समीकरण को समझेंगे कैसे प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो आप इसको नोट आउट करो, ठीक है। मिलते हैं कल हम तुम लोगों से। चलो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। हाँ चलिए।